Hello dear students, I welcome you all in today's class. Today I am going to read for you our chapter number 3 in our 8th class coursebook. The title of the chapter is Glimpses of the Past. Let's start the chapter. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. यहाँ इस चैप्टर में बच्चों हम पास्ट के कुछ दृश्यों को देखेंगे, कुछ पिक्चर्स हमें दिखाई जाएंगी और कुछ स्पीच होगी जहाँ पर जो वक्ता हैं उन स्पीचेस के माध्यम से हमें पता चलेगा कि कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस की 1857 में वो कैसे स्टार्ट हुई थी, कौन से कारण थे जिनसे वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला बिगुल था वो स्टार्ट हुआ था। द मार्टियर्स मतलब शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन में जो गायिका है लता मंगेशकर जी, वो आपको दिख रही होंगी पिक्चर में, वो गाना गा रही हैं, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। वो गाना गा रही हैं, मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये आपको फंक्शन में बैठे हुए दिख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। और जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उसके बाद वो एक थॉट प्रोसेस में चले गए हैं, वो विचारों में चले गए हैं, वो सोच रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिनको हम सब ने खो दिया था आज़ादी की इस जंग में। और वो कुछ आपको दिख भी रहे होंगे पिक्चर में, रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, बहादुर शाह जफ़र जी हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं और भी कुछ लोग हैं। वो सब उन सब के बारे में नेहरू जी यहाँ पर सोच रहे हैं। अब जो सेकेंड पेज है यहाँ से बिल्कुल बैक में स्टोरी जा रही है। यहाँ 1757 से लेकर 1849 तक की बात की जा रही है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापारी बनकर आए थे हमारे देश में, वो अपनी सुपीरियर वेपन के कारण, क्योंकि उनके पास जो हथियार थे वो बहुत अच्छे थे, उनके कारण वो क्या कर रहे थे, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे 18वीं शताब्दी में। ये इंडिया का मैप है 1765 में, और आप देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट मैप है उससे काफ़ी बड़ा एरिया उस समय हमारे पास था। पाकिस्तान भी पूरा भारत में ही था, और भी काफ़ी सारे देश हैं जो नॉर्थ में हैं और ईस्ट में हैं, वो भी तब भारत का ही हिस्सा थे। अफ़गानिस्तान की भी कुछ टेरिटरी थी जो पहले इंडिया का ही हिस्सा थी। और यहाँ जो पीले रंग का पार्ट है वो इंडियन प्रिंसेस के अधीन था, भारतीय राजा थे वहाँ पर, भारतीय राजकुमार थे। और जो गुलाबी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी थी, वहाँ ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। उन्होंने बंगाल से अपना ये एंक्शस जो था हमारे देश पर, ये उन्होंने शुरू किया था। Indian princes were short-sighted that upstart Raja Ba called the English merchants, they will help me to defeat him। और जो भारतीय राजा थे उस समय के, वो इतने ज़्यादा दूरदर्शी नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को हराने के लिए ही क्या कर रहे थे, इंग्लिश व्यापारियों का, अंग्रेज़ व्यापारियों को बुला रहे थे, उनको आमंत्रणा दे रहे थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और जब राजा आपस में लड़ रहे थे तो लोगों के पास बिल्कुल भी शांति नहीं थी, लोग भी इससे प्रभावित हो रहे थे, आम जनता भी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सब्ड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और जो विरोधी अंग्रेज थे वो एक एक करके क्या कर रहे थे, भारतीय जो राजा थे उनको दबा रहे थे, उनको कुचल रहे थे। ए फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। और कुछ ऐसे दूरदर्शी राजा भी थे, टीपू सुल्तान जैसे, जो मैसूर के राजा थे, जो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। और जो हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, और इन लड़ाइयों पर भारतीयों के, आम भारतीयों की क्या राय थी, वो अलग अलग थे। कुछ लोग इसके विरोध में थे और कुछ लोग समझ रहे थे कि अंग्रेज आए हैं तो ठीक हो रहा है। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। यहाँ पर ये तीन व्यक्ति वकालत कर रहे हैं अंग्रेजों की, वो कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें हमारे पास भेजा है, बहुत अच्छी बात है। और अब यहाँ पर लूट मार भी नहीं हो रही है, अब हमें ठग भी नहीं लूट रहे हैं, हमारे यहाँ शांति है।
जबकि जो दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को मारा है या फिर उनको राजगद्दी से उतार दिया है. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स. और ये कुछ लोग जो हैं इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे राजा चाहे जैसे भी हैं वो कम से कम हमारी खुद की धरती के हैं, अब हम तो अंग्रेज़ जो कि विदेशी हैं हम उनके दास बनकर रह गए हैं. थर्ड पेज पर ब्रिटिश रूल को दिखाया गया है 1765 से लेकर 1836 तक, और यहाँ पर जो भारतीयों के अंधविश्वास हैं उस समय पर वो दिखाए गए हैं, स्पेशली उनके बारे में बात की जा रही है. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. जो उस समय के धार्मिक गुरु थे वो लोगों को अनटचेबिलिटी, छुआछूत और बाल विवाह आदि के बारे में सिखा रहे थे. एनीवन हु कम्स हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन. एक कोई भाबा कह रहा है, धार्मिक व्यक्ति कह रहा है कि अगर कोई भी समुद्र पार कर देगा तो उसका वो धर्म से निकल जाएगा, धर्म को उसको त्याग करना पड़ेगा, उसका धर्म चला जाएगा. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन. ये एक व्यक्ति कह रहा है कि सारे के सारे दुखों का कारण औरत है. ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है. द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम. और सच्चाई ये थी कि भारतीय अपनी इज्जत को स्वयं गंवा रहे थे और अंग्रेज उनसे नफरत करते थे. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. अंग्रेज आपस में बात कर रहे हैं. यहाँ पर अंग्रेज कह रहा है कि भारतीय जो हमें विश्वास के लायक नहीं है, और पीछे एक भारतीय खड़ा वो क्या बोल रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. वो कह रहा है कि हाँ आप सच कह रहे हैं, भारतीय भरोसे के लायक नहीं हो. खुद भी भारतीय और भारतीयों के बारे में ऐसा बोल रहा है और कह रहा है कि मैं तो आपके भरोसे के लायक हूँ. Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their lands. और अंग्रेज जो थे वो बहुत भारी टैक्स लगा रहे थे लोगों पर, और जो किसान थे वो त्रस्त से उनसे. But your men are taking all my crop. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. जमींदार किसान से की सारी फसल लेके जा रहा है और फिर भी कह रहा है कि अभी भी तुम्हारा लगान बकाया है, तुम्हारा टैक्स बकाया है, अगले वीक तक चुका देना, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल के जेल में भेज दिया जाएगा. स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स. और लेकिन अंग्रेज जो थे वो और नए नए तरीके खोज रहे थे ताकि उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सके. द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया. वो नए नए रूल लेके आ रहे थे कि इंग्लैंड से कोई भी चीज़, कोई भी बनाई हुई वस्तु अगर भारत में लेके आई जाएगी तो उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अंग्रेज़ दूसरे उसकी वकालत कर रहे हैं. इस तरह से वो क्रिपल कर रहे हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, जो भारत का उद्योग था उसको जकड़ रहे हैं. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisans and their business. और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो हमारे यहाँ के कलाकारों को भी और उनके काम धंधे को भी चौपट कर रहे थे, उनको बर्बाद कर रहे थे. अब फोर्थ जो पेज नंबर 4 है, यहाँ पर जो समाज सुधारक हुए हैं, बहुत ही जाने माने, बहुत ही महान राजा राम मोहन राय, उनके बारे में बताया जा रहा है. यहाँ पर 1772 से लेकर 1833 की बात बताई जा रही है इन बबल्स के थ्रू. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन राय जानते थे कि इस देश में क्या गलत हो रहा है. Let us not despite ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. और वो कह रहे हैं कि हमारे जो अंधविश्वास हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमें अपने पास में वापस जाना पड़ेगा और इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, हमें हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी वाइफ उमा को उन्होंने कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. वो बता रहे हैं कि सभी धर्मों का आखिरी रास्ता तो एक ही है, चाहे मार्ग अलग अलग ही हों, उनका अर्थ, उनकी मंजिल तो एक ही है. He was attracted by science and modern knowledge. और वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से भी प्रभावित थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. वो लोगों को कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक, तथ्यात्मक होना चाहिए. He started papers but the suspicious British stopped them in 1853 और 23. उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको 1823 में स्टॉप करवा दिया, बंद करवा दिया. He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there. He told them
वो सी को क्रॉस करके भी गए। उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि अंग्रेज़ कैसे हमसे इतने ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, और उन्होंने बताया वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। और उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा हमने आपको शासक के तौर पर स्वीकार कर लिया है, तो आप भी हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार कीजिए, आपको करना पड़ेगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। और वो उनको याद भी दिलाते हैं कि एक शासक का धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, वो उसके प्रति वफादार रहे। पेज नंबर 5 पे हम देख रहे हैं स्टोरी 1765 से लेकर 1835 तक। बट द ब्रिटिश continued to oppress Indians. In 1818 they had passed Regulation 3. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. और अंग्रेज जो थे अब मनमाने कानून लेकर आ रहे हैं। वो एक मनमाना कानून लेकर आए 1818 में, जिसको काला कानून कहा गया भारतीयों के द्वारा। इसमें रोलेट एक्ट था ये, जिसमें कहा गया कि अब किसी भी भारतीय को शक के आधार पर सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, कोई भी कोर्ट ट्रायल नहीं किया जाएगा, कोई भी खोजबीन जांच करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। और जो अंग्रेज़ थे वो बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज भी ले रहे थे और अपना व्यापार भी यहाँ पर फैला रहे थे। वो वेल्दी होते जा रहे थे और भारतीयों को वो लूटे जा रहे थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। और उस समय पर जब रुपए की कीमत जो थी बहुत ऊंची थी, जब एक एक पैसे में व्यापार होते थे, जब तो उस समय पर अंग्रेज जो थे 7 करोड़ के लगभग का व्यापार भारत से करते थे। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। जो ब्रिटिशर्स थे वो तो भारतीय इंडस्ट्री को लूट रहे थे और जो भारतीय उद्योग थे वो मर रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत में आए तो उन्होंने जो भारतीय बुनकर थे, जो कपड़ा बुनने वाले थे, उनकी अवस्था को देखा। पिक्चर में देखिए कैसे बोनी लोग हैं, कितने हड्डियाँ निकली हुई हैं सभी की। वो उनकी जो हड्डियां हैं उनकी ब्लीच से प्लेन, इंडिया का जो प्लेन है वो ब्लीच हो रहा है, उसमें कलर हुआ जा रहा है। मतलब वो इतने ज़्यादा शोषित हैं कि उनके हड्डियों का रंग निकाल के ब्लीच निकाली जा रही है। एक प्रतीकात्मक बात है ये। फिर पेज नंबर 6 पर बताया गया है डिससेटिस्फैक्शन। 1835 से 56 के बीच में क्या हुआ, लोगों के बीच में असंतोष की भावना पैदा हुई, असंतुष्टि की भावना पैदा हुई। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। जो भारत में एजुकेशन थी, शिक्षा थी, वो उस समय तक पर्शियन या संस्कृत में होती थी। तब एक इंग्लिशमैन आया मैकॉले, जिसने एक चेंज प्रपोज किया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। और वो प्रपोज करता है कि हमें यहाँ के रहने वालों को इंग्लिश सिखानी चाहिए, और जो अंग्रेज़ अधिकारी था वो भी हामी भरता है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals। और अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोग जो थे वो उनको क्लर्क वगैरह की जॉब देते थे छोटी छोटी, और इस तरह से एक नई जनरेशन बुद्धिजीवियों की हमारे यहाँ पैदा हो रही थी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स and try to improve their material conditions. For that we must convey our grievances to the British Parliament। और ये पढ़े लिखे लोग अब आपस में बात कर रहे थे कि हमें अपने भारतीय भाइयों को भी ऊपर उठाना होगा, हमें उनकी कंडीशंस के बारे में सोचना होगा और हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात उठानी पड़ेगी। ये नीचे अब 1856 का मैप है भारत का। अब आप देखिए कि गुलाबी पार्ट जो है वो केवल बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों से निकलकर कितना ज़्यादा बढ़ गया, और जो पीला क्षेत्र वो कितना ज़्यादा छोटा हो गया है। They cared little about the need of Indians। और जो अंग्रेज़ थे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था भारतीयों की ज़रूरतों का। उन्हें क्या मतलब था, our kings have become puppets and we have lost our old jobs and lands। They are converting our brothers। You only talk, do something to drive them out। और अब लोगों के अंदर असंतोष की भावना पैदा हो रही है। लोग आपस में बैठकर चर्चाएं करने लगे थे कि हमसे हमारे काम ले लिए गए हैं, हमारी धरती ले ली गई है, हमारे भाइयों के धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा उन्हें यहाँ से निकालने के लिए। द स्पार्क्स मतलब क्या होता है, जो
चिंगारियाँ निकलती, उसको हम स्पार्क कहते हैं। 1855 से 57 के बीच में फिर कैसे विद्रोह हुआ, यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है। टेक्सास कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स इन बंगाल, द Santhalas who had lost their lands under new land rules became desperate in 1855. They rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. और फिर कुछ इलाकों में क्या हो रहा था, बंगाल और संथाली जो एरिया था वहाँ पर क्या हो रहा था, पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने वहाँ पर एनेक्स कर लिया था और सब कुछ उनका हड़प लिया था लोगों का। तो लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे और न्यू लैंड जो रूल्स थे वो बिल्कुल उनके खिलाफ थे। तो लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने मारकाट शुरू कर दी। बहुत सारे अंग्रेज़ अधिकारियों को उन्होंने क्रांति छेड़ दी, मार दिया यूरोपियंस को, और उनको जो सपोर्ट करते थे उनको भी। Discontent was brewing in the East India Company's army too, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें भी लोग सेटिस्फाई नहीं थे, कंटेंट नहीं थे, वो भी डिसकंटेंट थे। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, mentions to live in servants while we get a pittance and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our rebellion. Who is the Topiwala to abolish our age-old customs? We must drive out the अंग्रेज। और सिपाही, भारतीय सिपाही भी सोच रहे हैं कि अंग्रेज़ों को देखो कितनी ऊंची सैलरियाँ मिलती है, रहने के लिए अच्छे मकान मिलते हैं, हमें बहुत कम सैलरी मिलती है, हमारी प्रमोशन नहीं होती है, और तो और हमें समुद्र पार भेजा जाता है। ये टोपी वाले कौन होते हैं जो हमें हमारे धर्म से ऐसे छुड़वाना चाहते हैं? क्योंकि भारतीयों में तो मान्यता थी कि अगर समुद्र पार कर देंगे तो धर्म चला जाएगा, और वो भी सोच रहे हैं कि अब हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले जो शहीद हुए थे 1857 की क्रांति के, वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने विद्रोह छेड़ दिया था अपनी रेजिमेंट में, और उनको फांसी पर फाइनली चढ़ा दिया गया था बाद में। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. और जो और हज़ारों सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह छेड़ दिया, उन्होंने अपनी वर्दियां फाड़ दी। Few Englishmen had cared to understand Indian customs of the people's mind. Oh, poor Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What the white man has deceived us too. और जो हिंदू और मुसलमान वो सभी अब बहुत एंग्री हो रहे थे, क्योंकि जो भारतीय जो बंदूक चलाते थे उसमें जो कारतूस भरते थे, वो गोली भरते थे, उस पर उन्हें जो सील तोड़नी होती थी वो गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बनी होती थी। तो वो दोनों ही धर्मों के खिलाफ था। अब वो लोग भी भड़क गए। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। और धीरे धीरे चपातियों के थ्रू ये मैसेज भिजवाया जाने लगा कि राजा को उनकी सर्विसेज चाहिए। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और इस तरह से ये क्रांति नीचे ही नीचे स्टार्ट हो रही थी। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. Death to the foreigner. The message gave all help and the shelter to the patriots. Finally, 8 पेज पर हम रिवॉल्ट देख रहे हैं 1857 में, जो इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस के कारण हुआ था। Then there was a violent outbreak at मेरठ। फिर मेरठ में वायलेंस स्टार्ट हो गई, हिंसा शुरू हो गई। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। The sepoys मार्च टू दिल्ली। जो सिपाही थे वो दिल्ली में गए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। और जो बहादुर शाह जफर था, जो मुगल एम्परर था आखिरी, उसको वो अपना राजा घोषित कर देते हैं, और वो मानते हैं कि इस संग्राम में वही उनके राजा हैं, वो उनके झंडे के तले इस युद्ध को लड़ेंगे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। जो ये विद्रोह था ये काफ़ी फैल गया। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. The white man's rule must end. Yes, we will help you। और जो धीरे धीरे राजा थे छोटे मोटे वो भी जुड़ने लगे इस सब के खिलाफ, इन अंग्रेज़ों के खिलाफ। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। Many former rulers like बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बहुत सारे राजा बेगम हजरत महल जैसे जिनकी ज़मीनें छीन ली थी अंग्रेज़ों ने, जिनसे सिंहासन छीन लिया था, वो भी अब सब उनके खिलाफ हो गए थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड। और जगह जगह पर लोग क्या कह रहे हैं, अपने लोगों को वो उत्साहित कर रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होने के लिए।
और इस तरह से लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, हर तरह से लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अजीमुल्ला खान told तात्या टोपे, we should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence. The patriots pronounced upon the British and fought pitched battles all over North India. सभी के सभी देशभक्त इकट्ठा हो गए और वो उत्तरी भारत में पूरे में एक रिवोल्ट छेड़ देते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध। 80 years old कुंवर सिंह of बिहार received a bullet in his wrist. कुंवर सिंह जो बिहार के राजा थे, लगभग 80 साल के थे, उनकी हाथ में गोली लगी कलाई में। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और वो अपना खून, जब उनका खून नदी में बह रहा है तो वो कह रहे हैं कि माँ गंगा, ये मेरा आखिरी ऑफर है आपके लिए। This was your chapter. I think you have enjoyed this. Thank you. Have a nice day.